अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। शहबाज शरीफ हुकूमत ने IMF की शराइत पर दो तरजीहात अपने लिए सेट की थी, जिसमें एक सरकारी अखराजात में कमी और दूसरा टैरा कार बढ़ाना है। इन दोनों तरजीहात में हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अखराजात में कमी के हवाले से अगर हम बात करें तो 2023 में भी PDM के दौर हुकूमत में एक कमेटी तश्कील दी गई थी और उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर जनवरी 2024 में शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंडर एक नई कमेटी तश्कील दी गई। अब माहिर मुआशी अमूर डॉक्टर कैसर बंगाली, जो कि इन दोनों कमेटियों के अंदर शामिल थे, मगर सिफारिशात के ऊपर अमल न होने और पॉलिसी को दुरुस्त समत में आगे न बढ़ाने के ऊपर डॉक्टर कैसर बंगाली ने राइट साइजिंग, अखराजात में कमी और किफ़ारत शाही की जो कमेटियां थीं उन तीनों से वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अपने इस्तीफ़े में उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने में हमें संजीदा नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ छोटे मुलाजमीन की तादाद कम करने के ऊपर है, जिससे अखराजात में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। महकमों से ग्रेड 17 से 22 के जो अफसरान हैं उनकी नौकरियों को बचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने हुकूमत की तरफ से जो आज रद्द अमल आया, उनकी काफ़ी तवील फहरिस्त है डॉक्टर कैसर बंगाली की तरफ से एतराज़ात की, लेकिन इन एतराज़ात को हुकूमत ने मुस्तरद करते हुए डॉक्टर कैसर बंगाली की जो राय है उसको कम्युनिकेशन, राब्ते या समझ बूझ का फुकदान करार दे दिया है। डॉक्टर कैसर के अलावा हमने ये देखा कि प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर जहांजेब ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। उसकी जिस हद तक तफसीलात सामने आ सकी हैं उससे बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब के साथ उनके कुछ इख्तलाफात थे। सो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत अखराजात में कमी और इस्लाहात के हवाले से संजीदा नज़र आ रही है। और PTI के दौर में भी हमने देखा इस्लाहात का एजेंडा लेकर उन्होंने बात की थी और इसी किस्म की कमेटियां बनाई गई थी। उससे डॉक्टर इशरत हुसैन मुस्ताफ़ी हुए थे। ऐसी ही बातें सामने आई थी कि अमल दरामद नहीं हो रहा सिफारिशात पे। पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के हवाले से चेयरमैन नासिर दुरानी साहब को बनाया गया था, लेकिन उन्होंने भी मुदाखलत के नाम के ऊपर इस्तीफ़ा दिया था। तो इस्लाहात के एजेंडे के ऊपर ये जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं उनकी क्या हैसियत होती है? अमल दरामद अगर नहीं हो सकता तो फिर कमेटीज़ का क्या फ़ायदा? प्रोग्राम में इस पर तफसीली बात होगी। दूसरी तरफ है ताजिर और FBR के दरमियान एक सूरत हाल, आप सब उससे जानते हैं। ताजिर सरापा एहतजाज हैं और जो ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई गई थी उसके हवाले से एक मुल्क की हड़ताल की गई और उसके बाद भी मामला तय करने के लिए FBR और ताजरों के दरमियान बातचीत का एक सिलसिला तो जारी है, मगर हुकूमत और FBR इस बात के ऊपर मुसिर हैं और कायम हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम किसी सूरत भी वापस नहीं ली जाएगी, जो एक बड़ा मुतालबा है ताजरों का। हुकूमत ये भी बात करती है कि रिटेल और होल सेल सेक्टर, जो कि पाकिस्तान की मुल्की जो GDP है उसका 18% उसमें हिस्सा डालता है, लेकिन अगर टैक्स को देखा जाए तो सिर्फ 2% डायरेक्ट टैक्सेस इनकी तरफ से जनरेट होते हैं। तो ये जो इस बुनियाद पे हुकूमत ये कहती है कि हर सूरत ये स्कीम तो रहेगी और ताजरों को टैक्स दायरा कार में भी आना होगा। दूसरी तरफ ताजरों का अगर हम मुतालबा देखें तो वो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यू की जो असेसमेंट टेबल है उसको वापस लिया जाए और जो 50 लाख ताजर रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें रजिस्टर करें और 1200 रुपये महीना टैक्स उनसे लिया जाए। ये मुतालबा ताजिर कई बार अपना सामने रख चुके हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि क्या हुकूमत ताजिर तंजीमों के साथ मामला तय कर या फिर एक और 3 रोज़ा हड़ताल की मुंतज़िर रहना होगा। प्रोग्राम में मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएँ सनाउल्लाह खान साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज़ के साथ। हमारे साथ नईम मीर साहब मौजूद हैं, आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ताजिर दोस्त स्कीम के, आप FBR की नुमाइंदगी करेंगे। इस प्रोग्राम में हमें खुरम शहजाद साहब भी ज्वाइन करेंगे, आप माहिर मुआशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं आगाज़ नईम साहब आपसे करना चाहूँगी। इस वक्त बातचीत का तो एक सिलसिला है, मुलाकात भी ताजरों के साथ FBR की हो रही है, तो किन बेसिस के ऊपर, किन नुक्तों के ऊपर बात हो रही है? आप लोगों ने एक चीज़ तो वाज़े तौर पे कही कि ये स्कीम वापस नहीं लेंगे, लेकिन बुनियादी इख्तलाफ ताजिर क्या सामने रख रहे हैं और डेड लॉक किस बात के ऊपर है? देखें जी, असल मसला ये है कि ये बरसा बरस का जो माइंडसेट है ना, ये उस बरसा बरस के माइंडसेट का नतीजा है कि हमने इन 77 सालों में ताजरों को टैक्स नेट में लाने और उनको टैक्स अदा करने पर ना माइल किया ना कायल किया। और ये एक अनअनाउंस्ड किस्म की एमनेस्टी थी जो हमारे होल सेल, रिटेल और ट्रेडर्स को मिल गई थी। और माजी में भी हमने देखा कि बारहा मुतअद्दिद ऐसी स्कीमें आई जो होल सेल सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत ने जारी की, लेकिन हुकूमत ने हमेशा स्टेप बैक किया, पीछे अपना कदम वापस लिया, रिट्रीट किया और हमेशा इनका ख्याल रखा। लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि माजी में तो हमें बैरूनी इमदाद मिल जाया करती थी, बाहर से माल आता था, हम गुलछर्रे उड़ा लिया करते थे।
अब जो बाहर से पैसा आता था वो तो हो गया बंद, और वो भी कहते हैं कि आप लोग जो हैं अपने मुल्क को अगर चलाना चाहते हैं तो अपने रिसोर्सेज से चलाएं। आप अपने लोगों से टैक्स लेते नहीं हैं, और आप हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो अपने उन लोगों पर खर्च करते हैं जो आपके लोग हैं और वो टैक्स नहीं देते। अब रियासत पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वो तमाम सेगमेंट्स और सेक्टर्स जहां आमदन है वहां से टैक्स लिया जाए, और होलसेल सेक्टर और रिटेल सेक्टर, आपने खुद ही बता दिया कि ये ऐसा सेक्टर है जो जीडीपी में कमोबेश 20% का हिस्सा रखता है, लेकिन 2% इनका रेवेन्यू के अंदर शेयर है। तो मेरा ख्याल है कि इसको बढ़ाना जो है ये वक्त की ज़रूरत है, रियासत की ज़रूरत है, और रियासत जो है इस दफ़ा बहुत ज़्यादा संजीदा है, बिकॉज रियासत के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इसलिए हम इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनको अपना मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये पूरे मुल्क में फैले हुए, चप्पे चप्पे पे फैले हुए हमारे ताजर भाई हैं जो लाखों की तादाद में हैं। कमोबेश इनकी तादाद कोई 40 लाख बताता है, कोई 50 लाख बताता है, कोई 32-34 लाख बताता है। कतई नज़र इससे कि इनकी तादाद कितनी है, सवाल ये है कि जो कोई कारोबार कर रहा है, जो आमदन कमा रहा है, उसको अपने हिस्से का ड्यू शेयर टैक्सेस के अंदर अदा करना है। और ये एक माइंडसेट है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो गया कि हमने टैक्स नेट में नहीं आना, हमने अपना हिसाब किताब नहीं देना, अपने फाइलर नहीं बनना। हमारी लड़ाई ताजरों से नहीं है। आपसे आगे इस पे मैं बात जरूर करना, मैं नईम साहब आपसे जरूर जाऊंगी। आप जी, माइंडसेट के साथ आपकी लड़ाई है, लेकिन एक काबिल अमल तरीकाकार क्या हो इस प्रोग्राम में, इसके ऊपर मैं जरूर चाहूंगी कि हम बात करें। सनाउल्लाह साहब, आपके ख्याल में शामिल होना चाहिए था ट्रेडर्स को, इस ये जो स्कीम मुतारिफ कराई गई हुकूमत की तरफ से, इसको वेलकम किया जाना चाहिए था उन ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए कि तमाम जो टैक्सेस का बोझ है वो सैलरी क्लास पाकिस्तान में उठा रही है, या फिर ये एतराज़ात आपको ठीक नज़र आते हैं उनके? अब सब मेरा इस पर राय बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं खुद 30 साल से इकानमी को कवर कर रहा हूँ। इस मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते, ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आप ताजरों के लिए एक अलहदा निज़ाम ले आएँ, दोस्ती स्कीम ले आएँ और 3 पेज का फॉर्म ले आएँ और बाकी लोगों को 19 पेज का फॉर्म दें। ये बिल्कुल गलत है। वो तो 3 पेज के फॉर्म से ये तबाही इस मुल्क की यही है कि आप एक एक मुल्क में ब्लैकमेल होकर 2-2 निज़ाम लेके आते हैं। देखें, एक इनकम टैक्स आपका कानून मौजूद है, उसमें है कि 6 लाख से जिसकी ज़्यादा आमदन है सालाना, उसको टैक्स नेट में आना है और फाइलर बनना है। इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, ये एक ही निज़ाम होना चाहिए। चाहे वो एग्रीकल्चर आमदन से ले रहा है, चाहे वो ये रिटेलर हैं, चाहे वो होलसेलर हैं, चाहे कोई और भी है, बिल्कुल एक नज़र से देखना चाहिए। जब ये 2 निज़ाम आप लेके आएंगे इस मुल्क में ख़राबी पैदा होगी। और दूसरा, मैं मीर साहब की बात से इख्तलाफ करूँगा, इस मुल्क में रेवेन्यू का इशू नहीं है, इस मुल्क में इशू एक्सपेंडिचर का है। आप 30 से 40% रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? लोगों का खून नहीं छोड़ना है आपने, आपको अपने एक्सपेंडिचर कम करने हैं। ये 15-20 किलोमीटर का इस्लामाबाद है फेडरल गवर्नमेंट का, इनके इतने एक्सपेंडिचर होने चाहिए। 500 इदारे हैं इनके भाई वफाकी। ये हमारा अगला मौजू है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इशू ये है, इशू ये नहीं है। वो जो कह रहे हैं ना कि अब हमें लोग इमदाद नहीं देते, हम जो इमदाद और कर्जा लेते रहे हैं वो एक्सपेंडिचर के लिए लेते रहे हैं। वो हम लोगों को क्या कहते हैं उसको, हम कोई उसमें रिफॉर्म्स के लिए नहीं लेते रहे, अपने खर्चे पूरे करने के लिए लेते रहे, या जो हम कर्जे अब आगे लिए हुए हैं उनको अदा करने के लिए ले रहे हैं। लेकिन ये जो ताजिर दोस्त स्कीम बनाई गई, और ये कंसिडर करते हुए कि नून लीग की हुकूमत थी जिनके हवाले से ये तासुर है कि वो हर बार एक अंडर प्रेशर रहते हैं ताजरों से और इस कम्युनिटी से। जी, उनके वोटर है ना, वो समझते हैं कि हमारे वोटर हैं। हाँ। पंजाब पूरा आपको पता है बिजनेस है, सेगमेंट ही है ना सारी। तो ये स्कीम आपके ख्याल में काबिल अमल थी या इन द फर्स्ट प्लेस आप समझते हैं? मैं तो मानता ही नहीं इन स्कीमों को। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि ये खराबी यही है हमारी सबसे बड़ी। भाई आप सबको एक नज़र से देखें ना, जब मैं और आप 6 लाख से ज़्यादा साल का कमाते हैं तो हम फाइलर हैं और उसके मुताबिक टैक्स देते हैं, तो बाकियों पे क्यों नहीं लागू होता? आप कितनी स्कीमें लेके आएंगे इस मुल्क में? हर तरह की अलग-अलग स्कीम है। मैं तो कहता हूँ होने नहीं चाहिए। अगर हो भी गई है तो आप डंडे से जोर से ये नहीं करा सकते, इसका भी एक तरीका कार होता है। वो ही पूछना चाह रहा हूं, वो तरीका कार इनको मजीद इसको आसान करना है और इनको लाना है, कम से कम एक नेट में तो लाए ना, सिस्टम में एक दफ़ा ये आ जाएं तो फिर चलते रहेंगे। फिर आपके टैक्स एक नहीं है,
ये लोग विद होल्डिंग भी है, ये विद होल्डिंग भी करते हैं ना, जो ये टैक्स रिकवर कर रहे हैं थ्रू किसी प्रोडक्ट के बेचने से, वो विद होल्डिंग भी ये इन्हीं के जरिए आप रिकवर कर रहे हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा टैक्स है। ठीक है, तो आपको निजाम अपना बेहतर करना पड़ेगा और एक नजर से सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब निजाम के हवाले से भी हमने, क्योंकि इस प्रोग्राम में ताजरों के नुमाइंदों से भी बात की, तो उन्होंने उसमें से भी कुछ खामियां पॉइंट आउट की थी। हमें खुरम शहजाद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। खुरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात करें, पहले तो ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई गई थी हुकूमत की तरफ से, लेकिन ताजिर उससे बिल्कुल इनकारी हैं। हुकूमत से जो बात भी कर या जो मुतालबा भी अपना सामने रखते हैं वो यही होता है कि इसको वापस लिया जाए स्कीम को। तो आपके ख्याल में, और वाज़े मौक़िफ़ है FBR का कि इसको तो हम वापस नहीं लेंगे, एक दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए, या फिर अगर सख्ती भी करनी पड़े तो हर तौर पे ये टैक्स वसूली करनी चाहिए हुकूमत को इस कम्युनिटी से? जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, एक चीज़ तो हम सबको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो इस मुल्क में अगर वो पैसे कमाता है, बिजनेस करता है, या वो एलिजिबल है टैक्स देने का, तो उससे टैक्स देना है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं और आप अगर टैक्स दे सकते हैं और एट सोर्स कर सकता है बहुत सारे लोगों का टैक्स, तो जो मुनाफा कमाते हैं तो उनको टैक्स अपना एक ड्यू शेयर देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, और यही होना चाहिए। हर मुल्क में होता है, ज्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमीज में होता है, और इमर्जिंग इकोनॉमीज में अब यह है कि हर किसी को टैक्स देना है अपने हिस्से का, ताकि जो है इकोनॉमी का जो भी बेनिफिट्स हों उसको मिल सके। तो ये तो एक फंडामेंटल चीज होनी चाहिए, नंबर 1। सेकेंडली, देखें, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि जी बीच का रास्ता निकलना चाहिए, बिल्कुल बैठ के बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए बात? एक चीज मैं यहाँ क्लियर करता हूँ उसका, कि मेरे ख्याल में जो इम्प्रेशन है वो ये है कि टैक्स जो है वो एडजस्टेबल नहीं है या फिर फिक्स टैक्स है। ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में ये क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी आनी चाहिए थी कि टैक्स जो है एडजस्टेबल है। अगर 60,000 रुपए एक दुकान पर है, अगर वो जस्टिफाइड नहीं है तो वो एडजस्टेबल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल जो कि एक रिटेल शॉप रन करता है और उसके ऊपर एक सर्टेन टैक्स अप्लाई हो रहा है, तो जब वो FBR में अपना टैक्स फाइल करेगा तो अपने एक्सपेंसेस और इनकम दिखाएगा, तो जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा, मिसाल के तौर पर उसका टैक्स बनता ही जो है वो 10,000 रुपए। तो अगर टैक्स 10,000 रुपए बनता है, उसने 60,000 दिया है, तो 50,000 उसके एडजस्ट होगा। तो मेरे ख्याल में ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई फिक्स टैक्स ऐसा नहीं है जो कि एक पे बहुत ज्यादा बर्डन करेगा दुकान पे और दूसरी दुकान पे जो है वो कम बर्डन करेगा। तो एक तो ये क्लैरिटी की जरूरत है। दूसरा ये होना ये चाहिए कि मेरे ख्याल में रिटेलर्स को या जो भी टैक्स में नहीं होते उनको डर ये होता है कि एक मतलब टैक्स नेट में आ जाएंगे तो वो FBR हमारे पिछले सारे रिकॉर्ड्स खोल देगा और पिछले 5-6 साल 10 साल तक वो चला जाएगा। तो इसकी मेरे ख्याल में ये इस तरह की सिक्योरिटी दी जा सकती है कि जी पिछले रिकॉर्ड्स नहीं खुलेंगे, यहाँ से ऑनवर्ड्स देखते हैं आगे। तो बिल्कुल बीच का रास्ता निकल सकता है और फिक्स टैक्स से भी शुरुआत हो सकती है। लेकिन देखें, ये तो करना होगा क्योंकि हम IMF के पास बार बार नहीं जा सकते। हम बार बार जो है आप पे और मुझ पे और जो टैक्स देने वाले हैं उनको मजीद टैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे तो रूम ही नहीं है टैक्स करने का। अब एग्रीकल्चर हो, लैंड हो, रियल एस्टेट हो या फिर रिटेल सेक्टर हो, देखिए ना, इकोनॉमी का मैं आपको बताऊं, रिटेल सेक्टर जो है इकोनॉमी का तकरीबन 20% है, रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी का 23% है। और टैक्स कितना देते हैं? लेस देन 1%। यानी कि आप सोचें, पूरी इकोनॉमी का 43% हिस्सा लेस देन 1% टैक्स देता है, और रिमेनिंग जो हिस्सा है आपका 57%, वो 99% टैक्स देता है। तो कितनी डिसबैलेंस इक्वेशन है। तो देखिए, ये तो हमें करना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालें, जो भी करें, टैक्स तो सबको देना होगा डेफिनेटली। नईम मीर साहब, आपके ख्याल में कुछ चीज़ों की वजाहत भी होना चाहिए थी, क्योंकि जो ताजरों के नुमाइंदों से हमने बात की उधर मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ये बात तो नहीं हुई कि ये एडजस्टेबल है जैसे खुरम साहब बता रहे हैं। साथ ही ये भी बात की गई कि एक नान बाई है, उसको भी 40,000 का नोटिस मिल गया। या आप समझते हैं कि कुछ कम्युनिकेशन का भी इसमें फुकदान रहा, अंडरस्टैंडिंग का भी? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। कम्युनिकेशन का फुकदान भी है, और दूसरा कि चीज़ें कुछ क्रिटिसाइज भी हैं और कुछ चीज़ों को एग्जैजुरेट करके बयान भी किया जा रहा है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये टैक्स जो है ये एडजस्टेबल नहीं है, बिल्कुल ये एडजस्टेबल है। बल्कि अभी जो तजवीज़ ज़ेर गौर है वो ये कि इसको क्वार्टरली बेसिस पे लिया जाए, और क्वार्टरली जो बिजली के बिलों में टैक्सेस लगते हैं और जो 236G और H का टैक्स है ताजरों की परचेजेस पे एट सोर्स कट रहा है, उसको भी इसमें से मिन्हा करके
बकाया रकम जो है वो एडवांस टैक्स दी जाए, ये भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। तो लिहाजा ये तो बहुत क्लियर है कि ये एडजस्टेबल है और ये बड़े इंसाफ और अदल पर मबनी ये एक टैक्स है। दूसरी बात आपने की, बहुत अच्छी की, कि एक ही मार्केट में अगर एक ही तरह का टैक्स लगा दिया जाएगा तो वहाँ पर कम कारोबार करने वाले, छोटे कारोबार करने वालों पर भी वही टैक्स लागू होगा। तो ये बात भी करीब इंसाफ नहीं है। तो इसका भी हल एफबीआर ने निकाल दिया, वो है रिव्यू का। और उसमें जो रिव्यू कमेटीज बना रहे हैं वो एडिशनल कमिश्नर लेवल पर बनने जा रही हैं और उसमें ताजरों का लोकल नुमाइंदा भी हम शामिल कर रहे हैं, ताकि कहीं कोई ऐसी जगह जहां टैक्स का निफाज जालमाना महसूस हो तो उसको कम भी किया जा सके, बल्कि ख़त्म भी किया जा सके। अगर कोई टैक्स देने के काबिल नहीं है तो उस पर वो टैक्स नाफिज नहीं होना चाहिए, ताकि किसी के साथ जुल्म ज़्यादती ना हो। और यही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हदायत है हमें कि हमने टैक्स जो है वो आदलाना तरीके से और मुनसिफाना तरीके से लेना है, जालमाना तरीके से वसूल नहीं करना और ताजरों को सहूलत और आसानी देनी है। बट इशू ये नहीं है जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं। इशू ये है कि इस वक्त दीगर और इशूज बहुत ज़्यादा जो है और दीगर और फैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो ताजरों के गम और गुस्से में इजाफा कर रहे हैं, जिसमें बिजली की बढ़ती हुई कीमत है, कमर्शियल बिजली के रेट्स हैं, फिर इसके अलावा मईशत की कुसात बाजारी है और जो कुल मजमूई मुआशी हालात हैं इस वक्त मुल्क के, तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो कारोबार और बिजनेस पे पड़ा है, उसकी वजह से ताजर परेशान है। और ये टैक्स जो है ये तो अभी 6 शहरों के अंदर इसको स्टार्ट किया गया और अभी बाकी जो शहर इसमें शामिल किए गए सेकंड फेज में 22 जुलाई को जो सर्कुलर जारी हुआ, वहां पर तो रजिस्ट्रेशन के अमल को भी शुरू नहीं किया गया प्रॉपरली। तो ये टैक्स जो है ये वजह एहतजाज या वजह हड़ताल नहीं बना, क्योंकि अभी ये तो पाइपलाइन में चीजें इसकी सारी चल रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी एक तज्जियाकार तशरीफ फरमा है जो बात कर रहे थे, देखिए इससे बेहतर ताजरों को रजिस्टर्ड करना जो है वो और कोई तरीका दस्तयाब नहीं। एक ऐप है, एक ऐप से आपने अपने मिनिमम पर्टिकुलर्स देने हैं और पर्टिकुलर्स दे के आपने एफबीआर के सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड हो जाना है। आपको किसी कंसल्टेंट की, किसी वकील की, आपको किसी खर्चा करने की किसी किस्म का कोई जरूरत नहीं है। कम खर्च तरीके से आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और रजिस्टर्ड होने के बाद आपने टैक्स देना है और उसके बाद आपको उर्दू में एक आसान और सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म भी दे दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि ये टैक्स रिटर्न फॉर्म क्यों दिया गया, ये बड़ी सख्त ज्यादती है जो ये बात कर रहे हैं दोस्त हमारे। बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी हम लोगों को टैक्स नेट के अंदर ला रहे हैं, एक माइंडसेट को जो है उसके वो चैलेंज हमारे सामने है जो नस्ल दर नस्ल चल रहा है। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेरे साथ अजमल बलोच साहब मौजूद हैं, सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। अजमल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे चंद दिन पहले भी हमारी बात हुई थी। एक तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त क्या पेशरफ्त हुई है कोई एफबीआर के साथ, जो आप लोगों की बातचीत हुई है, क्या नुक्ते उनके सामने आप लोगों ने रखे और कोई इत्तेफाक राय पैदा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, बात यह है कि ज़ाहिर IMF तो यही कहेगा कि ये सोनी एफबीआर के IMF के साथ हमारा मुआहदा है। मसला ये है कि ये जो वैल्यूएशन टेबल है इसी पे हमने बात की है, इसके अलावा हमने कोई और बात नहीं की है। मसला ही यही है। वैल्यूएशन टेबल जो है ये दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है किसी मुल्क में भी कि अगर आपने इनकम टैक्स वसूल करना है तो वो आपकी दुकान की वैल्यूएशन लगा के टैक्स लगाएंगे कि ये हमने फर्ज कर लिया है कि आपकी दुकान 1 करोड़ रुपए की है तो उसका 10% आपकी आमदन तस्वर होगी। भाई ये कौन सा तरीका है? आमदन पे टैक्स होता है, जितनी भी किसी की आमदन होगी, अगर लाख रुपए आमदन है तो उस पर टैक्स है, 2 लाख है या 5 लाख है। ये कोई तरीका नहीं। हम इसके खिलाफ हैं कि फौरी तौर पे एफबीआर इसको वापस ले ले। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, देखिए हम पहले दिन से कह रहे हैं इनको कि आपने अगर रजिस्टर्ड करना है तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास कमर्शियली मीटर होल्डर पूरे पाकिस्तान का ताजर है, कुछ फाइलर हैं जो नॉन फाइलर है, उनको आप रजिस्टर्ड कर लें। उनका टैक्स तो आपको ऑलरेडी 10% इनकम टैक्स एडवांस आपको जा रहा है, आपके अकाउंट में जा रहा है। रजिस्टर कर 25 साल हो गए हमें चीखते हुए। ये कौन सा मुश्किल है कि उनको आपने नेट में लाना है तो नेट में लाने में मुश्किलात हो रही हैं। एफबीआर के पास बंदे थोड़े हैं, वो कर नहीं सकते।
ये सरकारी डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप इनको सबको नेट में ले आए। जब नेट में आ जाएगा सारा पाकिस्तान का ताजर, आज तक FBI जो है इस मामले में फेल रहा है। यकीन करें कि वो लोगों को नेट में नहीं ला सका, ये मुश्किल काम नहीं था। दूसरी बात यह है कि वैल्यूएशन टेबल पे, जिसमें पहले मैंने बात कर दी है, हम किसी सूरत भी ये वैल्यूएशन टेबल पे जो टैक्स है ये दे ही नहीं सकते हैं। ये हड़ताल क्यों, इतनी बड़ी हड़ताल, पाकिस्तान की तारीख की हड़ताल ये है, ये ऐसी हड़ताल मैंने पहले नहीं कभी देखी। ये वो हड़ताल है कि पहले से ताजर तैयार था, हमें कहना ही नहीं पड़ा कि आप हड़ताल कर दें, हमें पहले कहा जा रहा था। बात यह है कि आपको अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि हमने लोगों से टैक्स लेने का तरीका कार क्या अपनाना है। ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे ताजरों में लिटरेसी रेट नहीं है, इस वक्त 1% भी नहीं है। जो दुकान पढ़ता नहीं है उसको हम दुकान खोल देते हैं। तो उसके लिए जब ऐसी चीजें आज तक देखें, ये आप कह रहे हैं आसान फार्म बना दिया जाए, और भाई आसान फार्म 25 साल से हमें हर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं। पता नहीं वो इतना मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला है कि उर्दू में फार्म होगा, कतो किताबत उर्दू में होगी, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं रहा है। वैसे इस अजमल साहब, इस स्कीम की हद तक भी अभी इस प्रोग्राम में ये तबसरा किया जा रहा था कि ये भी बहुत ज्यादा है। सनाउल्लाह साहब हमारे कॉलीग हमारे साथ हैं, वो भी ये समझते हैं कि बाकी तबकात के लिए कोई दोस्त स्कीम क्यों नहीं मुतारिफ होती। उनकी नज़र में तो ये स्कीम होनी ही नहीं चाहिए थी। अब आपसे अजमल साहब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आज आपका फोकस इवैल्यूएशन टेबल के हवाले से है, तो इसके ऊपर मामला सेट हो सकते हैं कि इसमें तब्दीली की जाए, या फिर ये स्कीम ही वापस लेने के मुतालबे के ऊपर आप कायम हैं अभी तक? देखिए, ये जो वैल्यूएशन टेबल है ना, इस पे तो हम सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी सूरत भी हम टैक्स इस पे देने के लिए तैयार नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, ये काबिल अमल है ही नहीं है। सबका चेयरमैन साहब ने हमारे साथ तय किया, उन्होंने हमारी बात मानी कि आपकी बात दुरुस्त है कि ये काबिल अमल नहीं है, इसका रास्ता निकाला जा सकता है, हमारे पास मौजूद है। हमने इनको लिख कर भी दिया है कि भाई कोई फिक्स टैक्स की तरफ आ जाए, थोड़े थोड़े पैसे ले। देखे ना, एडवांस इनकम टैक्स ऑलरेडी इनको जा रहा है, फिर वैल्यूएशन टेबल को आप ला के तो फिर कौन सा एडवांस टैक्स मजीद लेना चाहते हैं आप? आपको चाहिए आप हमारे साथ बैठें। अब जब बैठना शुरू कर दिया इन्होंने, तो हम कहेंगे कि इसको खत्म करें, इस वैल्यूएशन टेबल को वापस लें, सब लोगों से टैक्स दिलाना। देखें जी, कोई मुश्किल काम नहीं है, लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक FBR के लोग हम पर मुसल्लत होंगे, वो हमें टैक्स देने नहीं देते। अब देखें, दुकानदार पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहता है ये पैसे पकड़े, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मुझे बताएं मैंने तुम्हें टैक्स से बचा दिया है, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, तुम मेरी जेब में डाल दे। ये जब तक ये काम ठीक नहीं होगा तब तक मुल्क को टैक्स नहीं मिल सकता है। आप कोई भी स्लैब बना लें, कोई भी, वो तो फिर आपको ये तो बहुत से इदारों के ऊपर इल्जाम है इस किस्म के। एक मिनट, मेरी बात सुनने, फरिश्तों की जरूरत नहीं है। इस मुल्क में करप्शन पे सजाए मौत रखे ना। चाइना क्यों तरक्की कर गया है, सऊदी अरब में क्यों नहीं साहब, ये तो देखें, ये काबिल अमल बातें नहीं है, लेकिन मैं आपकी इजाजत हूं नईम साहब का रिस्पांस आपके लिए। सर अजमल साहब, अगर आप हमारे साथ लाइन पे रहे, आपने जो दो चीजें जी काबिल अमल बातें, इनका मजाक ना उड़ाया जाए कि हम चाहते हैं हम कहते हैं हम करप्शन भी करें और टैक्स भी दें। ये काबिल अमल बनाया जा सकता है, क्यों नहीं हम मुखलिस हो जाते? सर मुझे अगर आप इजाजत दें अजमल साहब, नईम साहब ये जो दो बातें उन्होंने की, एक एवैल्यूएशन टेबल के हवाले से कि वो वापस लें, इस वाले से, और फिक्स टैक्सेस की बात करें, बात हो सकती है। और दूसरा, अजमल बलोच साहब ने ये बात पहले भी की थी हमारे प्रोग्राम में कि जो ताजिर है उनका डेटा तो मौजूद है, कमर्शियल मीटर्स हैं, तो उसके जरिए उनको रजिस्टर कर लिया जाए। तो ये दोनों चीज पे आप रिस्पॉन्ड कर दें। जी, मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को खुद देख लेते तो इस तरह का सवाल ना उठाते, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो तो है ही इसी बुनियाद पे कि कमर्शियल मीटर जो है उसका रेफरेंस नंबर दर्ज हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है इस वक्त कि जिन लोगों के नाम पे कमर्शियल बिल्स जा रहे हैं उन लोगों के अपने कारोबार नहीं है, या वो मालकान है या कारोबार कोई और कर रहा है, तो उसी डाटा को जो है वो रिकंसाइल किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से। तो जो ये मुतालबा कर रहे हैं उस मुतालबे पर तो मनोवन अमल हो रहा है, तो इनको तो इस पर तो एहतजाज करना ही नहीं चाहिए, इससे इनकार करना ही नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि ये खुद कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और ना हम स्कीम को देखते हैं, ना हमें समझ बूझ है, तो जाहिर है अब इसमें इनकी समझ बूझ का कसूर है, स्कीम का कोई कसूर नहीं। दूसरी बात ये है कि जो ये वैल्यूएशन टेबल की बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन टेबल जो है इस पर FBR ने बड़े खुले दिल से कहा है कि आए, हम पर बातचीत के दरवाजे आप पर खुले हैं, आप हमें बताएं
कि हमने ये एक तरीक़ेकार इख्तियार किया आपकी आमदन को निकालने का, कि आपकी आमदन ये हो सकती है और अगर आपकी आमदन ये ना हुई तो साल बाद आप हमसे पैसे वापस ले लें। ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। इस पर हमने कहा कि इस वैल्यूएशन टेबल में जहां कहीं आपको यूं लगा कि टैक्स ज्यादा है और हमने ये आपकी आमदन ज्यादा तस्वुर कर ली है, तो आप आए और इसको दुरुस्त करा लें। अब ये करना क्यों पड़ा? ये करना इसलिए पड़ा कि ये टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते। आमदन का इजहार आप हमेशा अपनी टैक्स रिटर्न में करते हैं। जब आपके 2.5 लाख या 3 लाख के करीब ताजर टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हो, जो कि 28 लाख 29 लाख या 30 लाख ताजर टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा रहे, तो वहां से कोई एवरेज आमदन भी आप निकाल के इनको पेश नहीं कर सकते कि ये हमारी ख्यालाती आमदन है। उसका कोई ना कोई इंडिकेटर तो आपको बनाना पड़ेगा। चले आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू का इंडिकेटर पसंद नहीं आया तो आप बता दें कि और क्या इंडिकेटर आपकी आमदन का तखमीना आर्जी तखमीना है। ये कोई फाइनल तखमीना नहीं है। रिस्पॉन्स अगर जी तखमीना आपकी आमदन का लगा लें। मुझे सलाउद्दीन साहब आप इजाजत दीजिए, मैं अजमल साहब से एक क्विक कमेंट लेती हूँ, फिर हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। मैं नईम साहब आपके इसी पॉइंट पे, अजमल साहब ये जो बात वो वजाहत के साथ नईम साहब कह रहे हैं कि अगर ज्यादा टैक्स लग गया तो फिर उसके बाद वो वापस ले लिया जाए, बाद में उसको ये भी तो एक ऑप्शन दिया जा रहा, शुरू तो हो कहीं से ये सिलसिला। अजमल एक बात इन्होंने जो की है ना, देखिए ये मीटर किसी और के नाम होगा और भाई टैक्स आप इस प्रेमिसेस पे टैक्स आपके इनकम टैक्स किस लिए ले रहे हैं कि भाई ये किसका टैक्स है जो आप खाए जा रहे हैं? एडवांस टैक्स 10% इनकम टैक्स बिजली के बिल पे लगा हुआ है, वो फिर किसके अकाउंट में जा रहा है जब आपको पता ही नहीं है कि ये किसके नाम है मीटर? ये बातें ऐसी हैं। अब भी हमने इनको एक्सेस दी है कि आप आए, लोगों को नेट में लाएं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी तक ये 6 माह में टोटल 60,000 लोगों को हमने एक्सेस दिया, उसके बावजूद नहीं नेट में ला सके। तो ये इतने लाख लोगों को जो 30-40 लाख लोगों को कितने दिनों में नेट में ला सकेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिजली के बिलों में उनको नेट में ले आए, वो फौरन आ सकते हैं। दूसरी बात ये जो कर रहे हैं ना वैल्यूएशन टेबल वाली, देखिए इस तरह का कानून कभी दुनिया में ना पाकिस्तान में आया है ना दुनिया में कि आपकी प्रॉपर्टी, देखिए मालिक है, उस प्रॉपर्टी का मालिक है, वो प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहा है, वो किराए की जो इनकम उसकी आ रही है उसके भी उसका टैक्स दे रहा है। अंदर किराएदार है 99%, वो किराएदार को आप कह रहे हैं कि इस दुकान की कीमत है 5 करोड़, ये आप वैल्यूएशन लगा रहे हैं 5 करोड़ पे 10% आपकी इनकम है, यानी 50 लाख आपकी इनकम। एक मिनट ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बीच में जरा 50 लाख, देखिए 50 लाख पे 17.5 लाख रुपए वो टैक्स कहाँ से अदा कर देगा? सर क्विकली नईम साहब को भी इस पे सुन लेते हैं। अजमल साहब, नईम साहब आप क्विकली कहिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगी। ये आमदनी का तखमीना लगाने का तरीका हमने मान लिया गलत है। ये बताएं कि ठीक तरीका क्या है आमदनी का तखमीना लगाने का, बता दें। अजमल साहब अगर आप इवैल्यूएशन का दुरुस्त तरीका क्या हो? देखिए मैं बता देता हूँ, मैं फिर वही कहूंगा। देखिए दुकानदार कहता है कि मेरी जो इनकम है मैं उस पर टैक्स देना चाहता हूँ, जो टैक्स वसूल करने वाला है वो चोर है, वो कैसे टैक्स वसूल कर लेंगे उससे? ये प्रॉब्लम है। चले मैं बात कर रहे हैं, सुने देखिए आप कह रहे हैं आमदन बात सुने ना, मैं आपकी बात में बोला हूँ। सर आप एक एक करके बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात ऐसे होते हैं, बात का फुकदान है। देखिए मैं जब मीर साहब बात करते हैं मैं बोल ही नहीं करते, मैं चुप करके खामोश रहा हूँ जब आप बात कर रहे थे। अजमल साहब चले मैं आपके इसी पॉइंट पे आगे गुफ्तगू बढ़ाऊंगी। अजमल जी, ये जो आपने एफपीआर के हवाले से कह दिया सर, देखिए मैं 1 सेकंड बात करूं। अगर वैल्यूएशन टेबल पे भी आप आ जाएंगे तो लोग जो टैक्स देंगे वो लोग जो उधर भी कहा जाएगा कि मैं आपको इसमें डाल देता हूँ, इस साइज में डाल देता हूँ, मेरी जेब। सर ये भी फिर एक नॉन स्टार्टर है। अजमल बलोच साहब का बहुत शुक्रिया। मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सनाउल्लाह साहब ये फरमाइएगा कि ये फिर बहस डिबेट स्टार्ट भी हो सकती है जहां ताजिर इस मिसट्रस्ट और बदएतमादी का इजहार कर दें एफपीआर के ऊपर, उसके अमले के ऊपर, और हम साल से ये बात सुनते आ रहे हैं कि इनका अमला जो है उसके ऊपर रिश्वत के इल्जामात लगते हैं, तो इसके बाद फिर बहस स्टार्ट कैसे हो? ताजरों का मसला नहीं है, पूरा पाकिस्तान। देखिए हमारा इशू यही है, हमारे जो फाइलर की तादाद नहीं बढ़ती, 25 करोड़ में 15-20 लाख फाइलर होते हैं बमुश्किल से, और उसमें भी जो सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है वो ज़्यादा है। उसकी वजह यही है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है। और आपके पास जो डिजिटलाइजेशन का प्रोजेक्ट है, अगर डिजिटलाइजेशन हो जाए, आपको किसी जो है एफपीआर के अफसर के सामने, एहलकार के सामने ना जाना पड़े,
और सारा कुछ आप घर में बैठ के कंप्यूटर के ज़रिए करें। आजकल तो अनपढ़ आदमी भी यूज़ कर रहा है, तो उससे कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है और उसकी कोशिशें हो रही हैं। अगर वो हो जाए तो बेहतर है, वरना पैसे देने के लिए, टैक्स देने के लिए हर बंदा तैयार है और दे भी रहा है। मसला ये है कि वो खौफ ज़दा है इनसे कि मुझे ये पकड़ के दूसरी चीज़ें भी तलाश करेंगे और मेरे पर फिर नई नई चीज़ें आएंगी। हर बंदा इस बात में होता है। आप मुझे बताएं, इनका तो 3 पेज का आया है ना, हमने जो फिल करना है वो 19 पेज के सफ़ात हैं। वो उस पे भी खुश नहीं है, तो मतलब हम किसके आगे रोए हैं? मतलब इशू ये है कि आपको अपने अंदर इन लोगों के ऊपर, ताजरों के ऊपर या एम्प्लॉई हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सबको आपको एक कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप जो है, आपके ऊपर एक गन लेके कोई नहीं आ रहा, आपके दोस्त के तौर पे आ रहा है, जिस तरह ये स्कीम का नाम है ताजर दोस्त स्कीम, तो फिर हो सकता है। और ये दूसरा ये है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत कितनी है। मतलब टैक्स तो वो कौम देती है ना जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और उन्हें पता है कि मैं जो ये टैक्स दूंगा वो मेरे ऊपर ही खर्च होगा, इस मुल्क पे ही खर्च होगा। बिल्कुल सही। ये नहीं होगा कि उठा के सारा आप इंटरेस्ट पेमेंट में या अयाशियों पे लगा देंगे। वो जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है उसमें ये बताऊंगा, उसमें मैं अगर आप इजाजत दें, मैं उस पे आपसे खुरम साहब से तफसीली एक सेगमेंट करना चाह रही हूँ। उस पे खुरम साहब, यहाँ जो बात हो रही है, आप समझते हैं कि अब टैक्स कलेक्शन, चले मैं इसी पे बात करना चाह रही हूँ। नईम साहब अगर आप इजाजत दें, मैं खुरम साहब का पॉइंट लेके आपकी तरफ आऊंगी। खुरम शहजाद साहब, आप समझते हैं कि अगर टैक्स कलेक्शन करनी है तो उसके लिए और दायरा कार बढ़ाना है, जो FBR इस वक्त करना चाह रही है और उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, तो उसके लिए एक एतमाद की फ़ज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से हरबे तो ज़ुबान ज़द आम हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं टैक्स एवेजन के लिए, रिश्वत दे के। जी बिल्कुल अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और देखें, ये एक बात जो की है ना कि जो रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से अगर टैक्स लेते हैं और उसको इन रिटर्न वो सब चीजें देते हैं जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तो ये सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है ना वो यही है। आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज में यही होता है कि आपके टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हैं, 50-50, 60% टैक्स रेट्स वहां पे इंडिविजुअल्स पे बहुत ज्यादा टैक्सेस है, बट उनको इन रिटर्न वो सब चीजें मिलती हैं, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो उनकी फैमिली के लिए, वो उनके लिए सिक्योरिटी हो, वो उनके लिए हेल्थ केयर हो, वो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज क्वालिटी की फिर मिलती भी है। और ऑफ कोर्स आपको पता है वेलफेयर और इंश्योरेंस और सब कुछ उनको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस ऐसा बहाल हो, जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसे हम कहते हैं ना, कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है स्टेट और एक आम आदमी के बीच में। तो डेफिनेटली हर कोई टैक्स दे सकता है और देना चाहता भी है, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर उसको वो राइट्स मिले, वो रिवॉर्ड्स मिले तो होगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें ये करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट काफी ज्यादा है और जिस तरफ अथॉरिटीज हैं जो टैक्स कलेक्ट भी करती हैं, उनका भी ऑफ कोर्स मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट उस तरफ बहुत ज्यादा हुई है, तभी इस तरफ टैक्स पेयर का ये कहना होता है कि जी हम टैक्स नेट में आते ही नहीं है, यानी कि टैक्स पेयर आज ज्यादा परेशान है कंपेयर टू द वन जो टैक्स देता ही नहीं है। तो हम क्यों ना वो फिजा क्रिएट करें जिसमें जो टैक्स नहीं देता उसे अट्रैक्शन मिले, वो कहे कि जी मुझे टैक्स में आना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत बाहर रहना। पिनिटिव अप्रोच ना हो, इंसेंटिवाइज करने वाली अप्रोच हो। तो अगर आप ये करेंगे, और एक और चीज, हम एक बैलेंस क्रिएट करें। अगर हम बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें अगर हम बढ़ा देते हैं और हम उसकी कॉस्ट जो है वो फंड करते हैं, सपोर्ट करवाते हैं सैलरी क्लास के थ्रू, नॉन सैलरी क्लास के थ्रू, और हम उस जगह से भी टैक्स नहीं लेते, जैसे हम रिटेल की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया है, एग्रीकल्चर है, लैंड है, रियल स्टेट है, बहुत सारे और एरियाज हैं, कैश मार्केट बहुत बड़ी है हमारे यहाँ। तो हम अगर इस तरह से सब चीजों को कंटेन नहीं करते और एक हिस्से को हम टैक्स करते रहेंगे, तो जो टैक्स नहीं भी है वो भी परेशान होगा कि जी ये तो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस इक्वेशन है। तो मेरे ख्याल में ये बैलेंस, कॉन्फिडेंस और इंसेंटिवाइज करने के साथ साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा बनस्बत इसके कि प्यूरेटिव अप्रोच है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि टैक्स सबने लेना है, इस पे कोई छूट नहीं होनी चाहिए। यही नईम साहब, अब आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। आप लोग गौर करते हैं इस बात पे कि लोगों का एक एतमाद होना चाहिए इस इदारे के ऊपर। बहुत से इदारों के ऊपर एतमाद नहीं है पाकिस्तान में लोगों का, लेकिन ये एक ऐसा इदारा है जिसको उन्होंने टैक्स देना है, तो एक एतमाद हो कि हमें कुछ रिटर्न में भी मिलेगा। और ये जो इल्ज़ाम है कि टैक्स इवेजन जो होती है वो FBR के लोगों के साथ मिली भगत के तहत ही होती है, और हम भी अगर किसी बिजनेस को पॉइंट आउट करें कि आप कैश में क्यों डील कर रहे हैं, तो वो यही जवाब देते हैं कि हम जानते हैं FBR वालों को। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं आपको कि हमारे ताजर भाई जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें टैक्स देने का ये तरीका कबूल नहीं, वो तरीका कबूल नहीं, हमारी आमदन पे टैक्स लिया जाए।
तो आमदन पे टैक्स लेने का जो मॉडर्न दुनिया ने तरीका इख्तियार किया है वो पॉइंट ऑफ सेल्स है। अगर आपका पॉइंट ऑफ सेल्स जो है वो हर दुकान पे लग जाए तो आपकी रियल टाइम आपकी जो सेल्स हैं वो मैप हो जाती हैं और उस पर जो रियासत का टैक्स होता है उसको वो अदा हो जाता है। मेरा ख्याल है कि इसका फिर बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि अगर किसी ये इंडिकेटिव इनकम पर नहीं आते तो फिर इन्हें पॉइंट ऑफ सेल्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि इनके लिए बहुत तकलीफदेह होगा। क्योंकि आपको याद है कि जब पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की बात हुई थी तो सबसे ज्यादा एहतजाज और हड़तालें जो हैं फिर इन्हीं ताजरों ने और हमारे इन्हीं भाइयों ने की थी, जिनमें मैं भी शामिल था उन दिनों की जब बात है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक इदारे के साथ एतमाद जो है उसको बढ़ाया जाए और इदारे के साथ जो है वो अपना एक अच्छा ताल्लुक ताजरों का कायम हो, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज सर, शरीफ आप लोग भी साहब तो की नईम साहब को वाज़ेह हिदायत। कार्रवाइयां करें ना जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगता है इस चीज इदारे के ऊपर से रिश्वत का इल्जाम हटाने के लिए जो आपके लोग होते हैं उनके ऊपर से, तो कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, कोई अनाउंसमेंट की जाए कि अगर कहीं कोई शिकायत ऐसी मिली तो आप इस नंबर के ऊपर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जी कार्रवाई भी होती है और माजी करीब में बड़े बड़े अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एफबीआर के साथ ताजरों का मिनिमम इंटरेक्शन कैसे होगा। वो मिनिमम इंटरेक्शन जो है वो इसी तरह हो सकता है कि चीजें जो है वो डिजिटाइज हों। अभी डिजिटाइजेशन का काम भी जो है वो तेजी के साथ एफबीआर में हो रहा है, ये रिफॉर्म्स भी आ रही हैं और ये जो ताजिर दो स्कीम है ये उस डिजिटाइजेशन की तरफ पहला कदम है। जरा आप गौर तो फरमाएं, एक ऐप है इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, आपके फोन पे आपके मोबाइल पे चल रही है और साथ उसके आपके टैक्स देने का टैक्स को कैलकुलेट भी खुद कर रही है और आपकी रिटर्न भी खुद जमा करा रही है। यानी आप किसी मरहले पर एफबीआर के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करना। तो आप मुझे बताएं कि इससे ज्यादा और किस तरीके से चीजों को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। अब आखिरी बात रहेगा एफबीआर ने नोटिस अब नोटिस देखें, नोटिस देने का इख्तियार आप एफबीआर से अगर छीन लेंगे तो फिर इसका मतलब है जो कोई जितना मर्जी टैक्स फ्रॉड करे अवेट करे उसको कोई पूछने वाला कोई नहीं है, तो फिर एफबीआर के इदारे की वजह वजूद जो है वो खत्म हो जाती है। तो हमें ये जरूर कहना चाहिए कि जहाँ नोटिस दिए जाएं वो भी बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज में हो और जो चीजें इन्वेस्टिगेट हों वो ट्रांसपेरेंट अंदाज में हो। वहां पर हमें चेक एंड बैलेंसेस और करने की जरूरत है, लेकिन वो भी जब डिजिटाइजेशन हो जाएगी तो वो चीजें और भी इंप्रूव कर जाएंगी। बट देखें, अगर मेरी टैक्स देने की नीयत है, मैं टैक्स देना चाहता हूं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई चीज माने नहीं, और अगर मैं नहीं देना चाहता तो मेरे पास दर्जनों और हजारों बहाने हैं। बात यह है कि आपको अपना ज़हन चेंज करना है। जी बहुत शुक्रिया। नईम साहब, हम ये देखते हैं कि आप ताजरों को कायल कर पाते हैं या हर बार की तरह ताजिर ही अब आप लोगों को कायल करेंगे, ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। नईम अमीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, हमारे दीगर दो मेहमान ही हैं और आज की एक और जो आजकल की बड़ी खबर है वो राइट साइजिंग अखराजात कम करने के हवाले से हुकूमत ने कमेटियाँ तो बहुत बनाई, लेकिन अब डॉक्टर कैसर बंगाली साहब जैसी एक शख्सियत जिन्होंने बहुत से मामला उसमें रखे, अपनी बहुत सी अपनी तरफ से उन्होंने बहुत से उसके अंदर भी मामला सामने रखे, लेकिन एक इख्तलाफ सामने उनका आया है। क्या इख्तिलाफ है? शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके इस पे बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे, हुकूमत ने राइट साइजिंग कमेटी बनाई अखराजात कम करने के हवाले से। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पीडीएम के दौर में भी और इस दौर में भी, लेकिन उसके एक अहम रुकन डॉक्टर कैसर बंगाली ने उससे इस्तीफ़ा दे दिया है और वो ये कहते हैं कि हुकूमत इसमें उनको संजीदा नज़र नहीं आती। सनाउल्लाह साहब, कोई और वजूहात आपके सामने आ सकी हैं? डॉक्टर साहब जो मामला सामने रख रहे हैं कि उनको संजीदगी नहीं नज़र आती। वो कहते हैं ग्रेड 18 से कम के जो लोग हैं उनको निकालने के ऊपर हुकूमत का ज़्यादा फोकस है। 50 इदारे बंद करने के हवाले से सिफारिशात रखी गई थी, लेकिन एक के ऊपर ही बात हुई संजीदा लेवल के ऊपर। और कोई वजूहात आपकी नज़र में है? नहीं, मेरे ख्याल में और कोई वजूहात नहीं है, और मैं क्योंकि उनसे काफ़ी करीबी उनके साथ काम किया है और वो बड़ा डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, और जब वो नज़र आए कि गैर संजीदा चीज़ें हैं तो वो फिर उससे अलहदा हो जाते हैं। वो कभी भी ओहदे के लिए जो है वो उनमें लालच नहीं रही है। वो कई दफ़ा उन्होंने एडवाइज़र के ओहदे भी किए हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के भी एडवाइज़र रहे हैं, सिंध के भी रहे हैं, वफाक में भी रहे हैं, तो वो छोड़ देते थे। वो एक अलहदा बात है। वो जो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो समझते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अगर उस तरह ना हो तो वो उससे अलहदा हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब बात करते हैं राइट साइजिंग की और एक्सपेंडिचर कम करने की, स्टेरिटी की,
तो फिर आपको टॉप से शुरू करना पड़ता है। वो टॉप से चीज़ नज़र नहीं आ रही। जब आप खुद कुर्बानी देंगे तो नीचे लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। मैं उस वक्त भी आपको यही बता रहा था कि हमारा इशू रेवेन्यू का नहीं है। रेवेन्यू हमारा 30 से 40% बढ़ रहा है। आप देख लें पिछले 4-5 साल या 10 साल देख लें, हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉब्लम यह है कि उससे ज़्यादा तेज़ी से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा है, जो कम होना चाहिए था। मतलब फेडरल गवर्नमेंट का साइज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आप देखें वो कितना बड़ा है। जब 18 अमेंडमेंट हो गई थी तो उसके बाद जितने भी वो सब्जेक्ट थे जो सूबों को जाने थे वो आज तक नहीं जा सके। आप मुझे बताएं, अमेरिका जैसे मुल्क में कितने वजीर हैं? 1 दर्जन से ज़्यादा नहीं होते, 8 या 10 होते हैं। हमारे यहाँ 40-50 डिवीज़न है, फिर एक एक वजारत के 4-4 वजीर हैं, 20-20 तर्जमान हैं, मावन खसूसी हैं। भाई आप अपने सियासी मफादात को पहले देख लें या मुल्क के मफादात को देख लें। तो ये चीज़ें हमें तय करनी पड़ेंगी कि हमें कौम को बताना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर जो खुद गाड़ी में फिरता है ना, वो 40 करोड़ की है, बुलेट प्रूफ सेडन BMW गाड़ियाँ, और एक नहीं 4 गाड़ियाँ हैं। एक ही मसले, एक छोटा सा काम करें ना फौरी तौर पर, जो कैबिनेट डिवीजन का गाड़ियों का लाट है उसको ख़त्म कर दे जाए। इमरान खान ने बेची थी, वो ऐसे ही एक ड्रामा सा किया था, लेकिन आज भी मौजूद हैं। उससे बिलियंस ऑफ रुपीज़ की बचत होगी। इस बजट में क्या किया इन्होंने? अगर ये संजीदा थे, अब तो अचानक तो नहीं हुआ ना। 24% आप कहीं 50% अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है। PM ऑफिस के, नेशनल असेंबली के, सेनेट के, पार्लियामेंटेरियन के। आप इस चीज को आपको रियलाइज करना पड़ेगा, आपको खुद मिसाल बनना पड़ेगा। सही। तो उसके बाद जाके नीचे आप फिर करेंगे तो लोगों को फिर तकलीफ नहीं होगी। खुर्रम साहब, वो सड़कों पे आएंगे। सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं हुकूमत अपने अखराजात कम करे, बहुत सारी चीजें सिंबॉलिकली करने के हवाले से भी बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ तो जहाँ अच्छा खासा खर्चा कम हो सकता है वो इकदाम भी नहीं किए गए। तो दुरुस्त सनाउल्लाह साहब ने निशानदेही कर दी। लेकिन कैसर बंगाली साहब कहते हैं उनका भी जो एक एतराज़ है वो ये है कि ग्रेड 17 से 22 के जो अफसरान हैं उनको अगर हटाया जाए तो 30 अरब के अखराजात कम होंगे। अभी जो किया जा रहा है उससे कोई खास फायदा नहीं, जो हुकूमत की तरजीह उनको नजर आती है। आपकी नज़र में ये कमेटियां पहले बनना, इसको तो अप्रिशिएट किया गया था, क्योंकि खुर्रम साहब जब भी हम आपसे बात करते हैं तो आप अखराजात कम करने को सबसे अहम करार देते हैं। लेकिन अब डॉक्टर साहब का इन बुनियादों पर इस्तीफा देना क्या एक हौसला शिकन बात है? और हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रख देती हूँ। हुकूमत कह रही है डॉक्टर साहब के साथ कोऑर्डिनेशन का भी फुकदान रहा और उनके साथ उनके अंदर समझ बूझ का भी फुकदान रहा। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये शुरुआत होना राइट साइजिंग की, ये इन इटसेल्फ एक अच्छा अमल है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली कई गवर्नमेंट्स जो है वो गई हैं, खर्चे सबने बढ़ाए, रेवेन्यू सबने फॉर्मल सेक्टर से कलेक्ट किया और जो है उन वहाँ से रेवेन्यू नहीं लिया, वहाँ से टैक्सेस नहीं लिए, इंटेंशनली नहीं लिए या ले नहीं सके जहाँ से टैक्सेस लेने चाहिए थे। तो एक तरफ सही जगह से टैक्सेस ना लेना, दूसरे एंड पे खर्चों को कम ना करना या उनको कंटेन ना करना, ये दोनों मसले रहे। और ज्यादातर खर्चों का मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि खर्चे अगर कंट्रोल नहीं होंगे तो टैक्सेस कभी कम नहीं होंगे, और अगर टैक्सेस कम नहीं होंगे तो नेचुरली आपकी ग्रोथ नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और वो जो आपका पोटेंशियल अचीव नहीं होगा। इसलिए खर्चों को कम करना जो है वो बेसिक है और उनको कंटेन करना, प्रोडक्टिव बनाना। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है अफसा कि इन इटसेल्फ ये अच्छी डेवलपमेंट है कि हम बात कर रहे हैं इस चीज की, राइट साइजिंग की बात हो रही है, राइट साइजिंग पे कुछ ना कुछ अमल शुरू हुआ है। तो गवर्नमेंट की जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ी उसमें शायद ये था कि 60,000 जो पोजीशंस हैं उसमें एक ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक पोजीशंस हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो है 1 से 16 तक की पोजीशन है और 16 से 22 ग्रेड की नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली सेवरेंस पैकेज भी अच्छा जो है वो ऐलान किया जा रहा है उसका भी। थर्ड ये है कि गवर्नमेंट जो है अपने एंड पे जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिविजन्स हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे मेरे कुलीग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको मर्ज कर देना चाहिए। और खासकर वो मिनिस्ट्रीज जो प्रोविंशियल एम्बेट में ऑलरेडी आ चुकी हैं 18वीं तरमीम के बाद, तो उन्हें हम क्यों चलाते हैं? एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, हेल्थ की है और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। तो इस तरह 17 मिनिस्ट्रीज हैं टोटल एज पर माई एस्टिमेट्स, जिनको हम चला रहे हैं, जिनकी फेडरल गवर्नमेंट के 500 इदारे चल रहे हैं। 500 इदारे किसी काम के नहीं है, उनकी जरूरत ही नहीं है। 500 इदारे हैं। जी मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 17 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि आपने 17 मिनिस्ट्रीज में तो इदारे सारे आ जाते हैं ना, तो 17 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि जो है वो प्रोविंशियल एम्बेट में आती हैं जो कि रन किया। लेकिन ये अच्छी बात है कि शुरुआत हो गई है। अब देखना ये है कि इस पे अमल कितना होता है। अगर 60,000 पोजीशंस पहले फेज में आइडेंटिफाई की गई हैं तो अगले फेज में क्या होगा, ये पूरा प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, जिसकी हमें बात करनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट भी होना चाहिए। अगर 30 अरब की बात हो रही है, मैं तो ये कहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 600 अरब हैं और उसको कितना ज्यादा कम किया जा सकता है। फिर प्रोविंशियल लेवल पे भी यही है कि प्रोविंशियल लेवल पे भी बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा जो है वो ज़िया है आपकी जो रिसोर्सेज का।
तो देखिए ओवरऑल हमें प्लान बनाना पड़ेगा, हम एक ही कश्ती में हैं, हम अलग अलग नहीं है। तो मेरे ख्याल में शुरुआत अच्छी है, लेकिन अगर कंसर्न्स हैं कैसे बगाली साहब के, वो अपनी जगह ठीक होंगे डेफिनेटली, लेकिन गवर्नमेंट को इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और आगे चलना चाहिए ताकि सुस्त रवि के उनके इल्जामात हैं। अच्छा ये सना साहब क्विकली आप ऐड कर सर, दीजिए। एक बात में, जो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर है क्या फेडरल गवर्नमेंट, वो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट, कर्जों का वो मसला है, और उसको कम ज्यादा तवज्जो इधर देने की जरूरत है, क्योंकि उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपके फेडरल गवर्नमेंट के जो रनिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है वो 550-600 अरब है, लेकिन डेट सर्विसिंग आपकी 9,500 अरब रुपए इस साल की है। अब कर क्या रहे हैं ये देखें, इस साल अभी पिछले 3 दिन के अंदर इन्होंने $4 बिलियन के 2 लोन अप्रूव किए। आप अंदाजा करें, वो चाइना के हैं, वो आपका एक ML1 का इमरजेंसी में किया गया, एक आपका कराकोरम हाईवे का, और फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्शन दे रहे हैं उस दिन कि ये आखिरी हम कर्जे ले रहे हैं सड़कों के लिए और या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इनका रेट ऑफ रिटर्न रुपए में है और हमें पेमेंट करनी है डॉलर में। सही। तो आप मसला, आपका सबसे बड़ा मसला है आपकी डेट सर्विसिंग है, जो हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट को अपने डेट ट्रैप से निकलना होगा, तो 9,500 अरब आपको साल का, आप सबसे बड़ा खर्चा आपका ये है। अखराजात अगर कम करने हैं तो हुकूमत को फिर संजीदगी भी दिखाना होगी। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब, खुर्रम साहब, आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, अब ये डेवलपिंग हैं दोनों मामला, देखते हैं इस हवाले से हुकूमत की तरजीहात में तरीक़ाकार में कोई तब्दीली आती है या नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।